वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वैसे तो मैं आपको समास पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, लेकिन मुझे जैसे फीडबैक मिला कि मैं और बेहतर तरीके से आपको बताऊँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये सजेशन आप लोगों में से ही आया है। तो आइए फिर हम समास को थोड़ा सा जल्दी से रिकैप में समझ लेते हैं। देखिए, समास जो मैंने आपको बताया था, आज का टॉपिक वही है। समास यानी कि संक्षिप्त रूप। किसका संक्षिप्त रूप? दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम छोटा करके लिखते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, सामासिक पद। ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण लिया था मैंने, घोड़े पर सवार। इसमें हमने जो पर शब्द है ना, उसका हमने लोप कर दिया। लोप मतलब गायब, वो यहां से हट गया। तो हमारा जो सामासिक पद बना वो बना अब घुड़सवार। ठीक है। तो हर उसमें आप देख रहे हैं दो शब्द होंगे। हमारे समास का जो सामासिक पद बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों को हम छोटा करके लिखते हैं, या ज्यादा शब्दों को छोटा करके लिखते हैं, तो हमारा वो नया जो शब्द बनता है संक्षिप्त रूप में, समरी जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, वो बनता है सामासिक पद कहलाता है। जो भी शब्द वो बनता है उसे ही को हम सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, समास से बना। और उसमें ये जो विभक्ति चिन्ह है या और भी आप अभी आगे देखेंगे, उनको हम गायब कर देते हैं। वो खत्म हो जाते हैं, बी से हट जाते हैं और हमारा शब्द श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है। जैसे घोड़े पर सवार, तीन शब्दों का, दो से अधिक शब्द, तो यहाँ पर तीन शब्द हैं, तो घुड़सवार बना। और इसमें समास में जब सामासिक पद बनता है तो एक ही ध्यान देने वाली बात है कि उसमें दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं। देखो, घुड़ और सवार, ये देखा आपने, दो ही शब्द बनते हैं। ठीक है। तो सारी बात समझने वाली यही है कि सामासिक पद जो होते हैं उसमें दो शब्द होते हैं जिनको हम कहेंगे समस्त पद। ठीक है, समस्त पद। और आज हम सीखेंगे एक समास विग्रह भी। विग्रह वही, अलग कुछ नहीं है, वही सब शब्द एज इट इज लिख देंगे जिनको हमने श्रिंक किया था, छोटा किया था। अगर हम उन्हें ऐसे ही लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है, और अगर हम उन्हें छोटा कर देते हैं तो वही समास सामासिक पद कहलाता है। ठीक है। तो सामासिक पद में जैसे कि मैंने बताया कि दो ही शब्द होते हैं या दो पद कहा जाता है जिनको। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है। जैसे हम इसमें देख लेते हैं, घुड़सवार में, ये देखिए, घुड़सवार में ये वाला जो है, घुड़ जो है वो पूर्व पद है और सवार जो है वो उत्तर पद है। ठीक है। दो शब्द होंगे हमारे, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो घुड़सवार में पहला जो है वो पूर्व पद और सवार जो है वो उत्तर पद। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब हमारे पास बहुत सारे समास हैं। 6 तरीके के समास हैं हमारे पास। पहला अव्ययी भाव समास, अभी जल्दी से मैं आपको बता रही हूँ, आगे थोड़ा थोड़ा एक एक उदाहरण के साथ। फिर है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो पहला जो अव्ययी भाव समास है, बहुत आसान है समझना। अविकारी शब्द हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अव्ययी भाव समास का मतलब है कि दो पद है ना हमारे, जैसे यथाशक्ति, मैंने एक शब्द लिया, यथाशक्ति सामासिक पद है। इसमें दो पद है, यथा और शक्ति। तो यथा जो है वो पूर्व पद है, शक्ति जो है वो उत्तर पद है, और इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। ठीक है। तो पहला पद जो होगा अव्यय भाव समास में, पहला पद जो होगा वो ध्यान रखें वो अव्यय होगा। अव्यय वही जो लिंग वचन काल में नहीं बदलता, सबके लिए समान रूप से प्रयोग में आता है। ऐसे ही दूसरा शब्द मैंने यहाँ पर एक उदाहरण और दिया आपको, बेकसूर। बे जो है वो अव्यय भाव शब्द है, अव्यय शब्द है, और इसका विग्रह करेंगे तो बिना कसूर के। ठीक है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। ये आपके, इसको जानने, इसको ठीक से अगर समझना चाहें तो आप कारक, आप वीडियो देख सकते हैं कारक की। कारक शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप इस शब्द का विग्रह करेंगे तो वहां पर आपको कारक या विभक्ति चिन्ह दिखाई देंगे। उसी का लोप होता है तत्पुरुष में। ठीक है। तो वैसे हमारे कारक 8 तरीके के हैं, लेकिन हमारा तत्पुरुष समास में हमने 6 कारक लिए हैं, 6 विभक्ति चिन्ह जिनका लोप होगा, और उसी नाम से जो कारक है ना, उसी नाम से इसको हम कहते हैं। जैसे पहला है
इसमें देखो तत्पुरुष में यहाँ लिखा है 6 तो हमारे भेद हैं और दूसरा पद इसमें प्रधान होगा। ठीक है, 2 पद होते हैं, दूसरा प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, पहला कर्म है, कर्म का जो विभक्ति चिन्ह को है तो इसमें को का लोप हो जाएगा। मैंने उदाहरण लिया धन प्राप्त या यश प्राप्त, यश को प्राप्त, धन को प्राप्त, तो क्या होगा, को शब्द का जो को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होगा। शरणागत भी इसका उदाहरण है, शरण को आया हुआ। ठीक है, तो वो को शब्द का को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है कर्म कारक। बहुत आसानी से आप इसका समझ सकते हैं, कारक के अकॉर्डिंग ही इसका जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होता है और इसका नाम कारक के नाम से ही है। तो कर्म में को विभक्ति है तो को का लोप हो रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे करण में से या के द्वारा, है ना, ये विभक्ति चिन्ह देखिए में से या के द्वारा। तो अब इसका जो मैंने लिया है उदाहरण मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तो से विभक्ति चिन्ह है ना, उसका लोप हुआ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है उदाहरण तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, कृत या रचित, के द्वारा और को। ठीक है, तो ये करण कारक है, करण तत्पुरुष समास हम इसे कहेंगे। फिर है तीसरा संप्रदान। संप्रदान आपने देखा, इसके जो विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है रसोई घर या पूजा घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पूजा घर, पूजा के लिए घर, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम। तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा, तो संप्रदान तत्पुरुष कारक है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कारक है अपादान। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है, आपने देखा से, इसमें अलग होने का भाव होता है, अपादान कारक है ना, अलग होने का। तो अब कौन से कैसे अलग करेंगे, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, तो से जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो रहा है, अपादान कारक आप समझें। ठीक है, फिर है पांचवा संबंध कारक। आपने देखा संबंध का जो विभक्ति चिन्ह है का के की, इसी से ये बना संबंध कारक। और इसमें जो हमारा शब्द है गंगा जल, गंगा का जल, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र के चिन्ह, अमृत धारा, अमृत की धारा, ऐसे और उदाहरण लेंगे जिसमें का के की संबंध बता रहा है, वो संबंध तत्पुरुष। ठीक है, फिर है अधिकरण, इसमें में और पर इसका विभक्ति चिन्ह है। मैंने उदाहरण लिए हैं, एक तो घुड़सवार, पिछला उदाहरण वही है, घोड़े पर सवार, पर यहाँ पर आया तो ये अधिकरण है। और दूसरा है वनवास, वन में वास। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। तीसरा जो है बहुत आसान है, द्विगु समास। द्विगु समास में आप देख रहे हैं पहला जो इसमें पद है वो 2 पद होते हैं, आपको बताया मैंने समास में। पहला पद जो है वो कोई संख्यावाची होता है, जैसे नवरात्र, नवग्रह, है ना, इस तरह के जो भी आप, चौराहा, ऐसे जो शब्द हैं वो जिसमें पहला पद जो है वो कोई संख्या है, आप पहचान लें। फिर है हमारा चौथा कर्मधारय समास। बहुत आसान है ये भी, छोटी कक्षा में 8th तक में आप देखेंगे कि विशेषण शब्द से समझे, विशेषण और विशेषक का जोड़ा होता है, यहाँ पे पेयर होता है। ठीक है, तो पहला पद जो है वो विशेषण होता है, दूसरा विशेष यानी कि संख्या शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है आगे। और यहाँ बड़ी कक्षा में देखें तो उपमेय और उपमान, ठीक है, जिसकी उपमा दी जा रही है उसका संबंध होता है नीलांबर, नीला है जो अंबर। ठीक है, इसका मृग नयन, मृग के समान नयन, उपमा दी है हमने। तो ये पेयर है, जोड़ा है विशेषण और विशेषिका या उपमेय और उपमान का। तो आप समझें कि ये कर्मधारय समास है। फिर है 5वां है द्वंद्व समास। बहुत आसान है, इसमें दोनों पद समान होते हैं, बिल्कुल समान प्रधान होंगे और बीच में होगा उनके योजक चिन्ह। आपने देखा ये सुख और दुख, यहाँ पर मैंने छोटा सा लगाया हुआ है, रात दिन में सुख दुख, लाभ हानि। ठीक है, इस तरह के जो हैं शब्द वो इसमें द्वंद्व समास के उदाहरण। दोनों पद इक्वली इंपॉर्टेंट, बेटा बेटी, आप सुनते हैं ना इसे, बेटा और बेटी। तो अब आखिरी और छठा है बहुव्रीहि समास। इसमें ये बिल्कुल डिफरेंट,
इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जब नया उदाहरण मैंने लिया, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, तो ये हमारे समास है। अब आप इनको ध्यान से देखें। नीलकंठ, यहां पर मैंने लिया उदाहरण, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दोनों पद छोड़ के तीसरा पद जो बनेगा वो इसमें इंपॉर्टेंट। होप कि आप अच्छे से समझे। आप अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें और लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं।